कि शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर नहीं जाएंगी, वो शनिवार को ऑफिस पहुंचेंगी। दीपिका पादुकोण गोवा से अब मुंबई पहुंच चुकी है और दीपिका के साथ उनके पति रणवीर सिंह भी हैं। एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के साथ वो एयरपोर्ट से अपने घर के लिए निकली हैं। और बता दें कि ड्रग्स केस में दीपिका का नाम सामने आना फैंस के लिए काफी शॉकिंग रहा है। दीपिका की ड्रग्स चैट सामने आई थी और क्वांट कंपनी की मैनेजर करिश्मा के साथ दीपिका की ड्रग्स चैट सामने आई थी। चैट में दीपिका करिश्मा से पूछ रही थी, माल है क्या। अब दीपिका को एनसीबी के सामने ड्रग्स को लेकर के तीखे सवालों का जवाब देना होगा। खबरें हैं कि एनसीबी का समन मिलने के बाद दीपिका पादुकोण काफी टेंशन में आ गई थी और दीपिका ने अपने परिवार वालों और लीगल टीम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरे मामले पर बातचीत की है। वकीलों से भी सलाह ली गई है और दीपिका के साथ एनसीबी ने करिश्मा को भी समन भेजा है। करिश्मा से भी ड्रग्स कनेक्शन पर सवाल होंगे। सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल जुड़ने के बाद धीरे धीरे उसके तार बॉलीवुड के बड़े सितारों से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और रिया चक्रवर्ती और शौविक से शुरू हुई लिस्ट में अब कई बड़े सितारों का नाम शुमार हो गया है। वहीं एनसीबी भी हर पहलू की पैनी नजर के साथ छानबीन कर रही है और रिया चक्रवर्ती के अलावा अब तक ड्रग्स केस में सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, दिया मिर्जा और रकुल प्रीत सिंह का नाम सामने आ चुका है। वहीं अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने भी इस केस पर अपनी बात रखते हुए दीपिका पादुकोण पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि फिल्म इंडस्ट्री के 95% लोग अपनी पार्टियों में ड्रग्स ऑफर करते हैं। उन्हें लगता है कि ड्रग्स के बगैर पार्टी एकदम अधूरी होती है और ड्रग्स कल्चर को बढ़ावा देकर ये लोग देश के युवा को नशे के अंधकार में धकेल रहे हैं। कंगना रनौत के दफ्तर मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें हाईकोर्ट ने मुंबई में गिरती हुई इमारतों को लेकर के बीएमसी को फटकार लगाई है और हाईकोर्ट ने बीएमसी से यह कहा है कि मानसून में आप टूटी इमारत इस तरह नहीं छोड़ सकते हैं। कोर्ट ने बीएमसी से यह कहा है कि वैसे तो आप तेज हैं, लेकिन इस मामले में सुस्ती दिखाई। और सुनवाई के दौरान बीएमसी अफसरों और संजय राउत ने अपनी बात वकीलों के जरिए कही है, जबकि कंगना का पक्ष उनके वकील प्रदीप थोराट ने रखा है और बीएमसी का पक्ष रख रहे वकील ने यह कहा है कि उन्हें जवाब देने के लिए 2 दिन का समय चाहिए, जिस पर जस्टिस कठावला भड़क गए। उन्होंने कहा कि किसी का घर तोड़ दिया गया है और हम उस ढांचे को बरसात के मौसम में ऐसे ही नहीं पड़ा रहने दे सकते। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यूं तो आप बहुत तेज हैं, लेकिन जब आप पर आरोप लगते हैं और जवाब मांगा जाता है तो आप पांव खींचने लगते हैं। कोर्ट कल दोपहर 3 बजे इस मामले की सुनवाई करेगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के पीएस खांचीकोट में 9 आरआर और सीआरपीएफ ने तलाशी के दौरान एक वाहन को रोका, जिसमें भारी मात्रा में हथियार और नकदी बरामद हुई। भारी मात्रा में हथियार और कैश मिलने के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की और 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। संसद से पारित श्रम सुधारों से जुड़े हुए 3 विधेयकों को लेकर के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। राहुल ने ट्वीट कर यह लिखा है कि मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने किसानों के बाद मजदूरों पर वार किया है। और अपनी पोस्ट लिखते हुए राहुल ने एक अखबार की तस्वीर भी ट्वीट की है और यह कहा है कि मोदी जी का यही शासन है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि किसानों के बाद मजदूरों पर वार, गरीबों का शोषण, मित्रों का पोषण, यही है बस मोदी जी का शासन। हरियाणा में भी किसान बिलों का विरोध किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए हैं और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। किसानों से संबंधित 3 विधेयकों को संसद में पारित किया गया है, जिन पर सरकार का यह दावा है कि ये किसानों को फायदा पहुंचाने वाले बिल हैं। लेकिन विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और इन विधेयकों को किसान विरोधी बता रहा है। करनाल और कुरुक्षेत्र में भी मोदी सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से पंजाब के भटिंडा के कन्हैया चौक पर हाथों में काली झंडी लेकर के हरसिमरत कौर बादल और सुखबीर सिंह बादल का विरोध किया गया। यहां पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और
नेता मौजूद रहे, प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि पंजाब के साथ सियासत हो रही है, हम पंजाब को काले दिन नहीं देखने देंगे। आज देखो, जिनकी वजह से पंजाब काले दिन देख रहा है, जिनकी वजह से काले दौर में पंजाब गुजर रहा है, पूरे का पूरा किसान, मजदूर, आड़तिया, जो जिनकी वजह से आज पंजाब की सड़कों पर है, बेसिकली उनके लिए आज हमारा रोष प्रदर्शन है। क्योंकि ना तो आज हम किसी पार्टी के ओहदेदार होते हुए यहाँ पे रोष प्रदर्शन पे हैं, बल्कि पंजाब के किसान के बच्चे, किसान के पंजाब के मजदूर, पंजाब के किसान की तरफ से आज हमारा प्रोटेस्ट है और लगातार जारी रहेगा जब तक ये काले कानून जिन्होंने बनाए हैं, जब तक अपने काले कानून ये वापस नहीं ले जाते, जब तक पंजाब के साथ जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो सियासत करनी बंद नहीं कर देते, जब तक पंजाब के हक, पंजाब के किसानों के हक, मजदूरों के हक, आड़तियों के हक उन्हें मिल नहीं जाते, पंजाब को जब तक गुमराह करना बंद नहीं कर देते, तब तक हमारा रोष इसी तरह से 25 सितंबर यानी कि कल के दिन भारतीय किसान यूनियन ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसके समर्थन में कई राजनीतिक दल भी आ गए हैं। देशव्यापी बंद और रेल रोको आंदोलन के ऐलान के चलते रेलवे का पहिया 3 दिन के लिए थम गया है। किसानों के आंदोलन के ऐलान के बाद अंबाला से चलने वाली लगभग 26 अप डाउन ट्रेनें और 9 पार्सल ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। पंजाब में इसका इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से जो इनपुट्स मिली हैं कि वहाँ ज़्यादा इफेक्ट होगा, इसलिए अभी टोटल 13 पेयर गाड़ियों के 13 अप के 13 डाउन के अभी कैंसिल या शॉर्ट टर्मिनेट किए गए हैं और उसमें से अंबाला में हैं, कुछ दिल्ली में हैं, कुछ सहारनपुर में, ऐसे शॉर्ट टर्मिनेट करके वहाँ से वापस दोबारा से उनको चलाया जाएगा वापसी यात्रा के लिए। तो फिलहाल जो है वो पैसेंजर ट्रेन के अलावा और भी कुछ ट्रेनें रद्द हैं। पार्सल की ट्रेन जो हमारी स्पेशल चल रही थी वो भी कुछ गाड़ियाँ 9 गाड़ियाँ हैं करीब, वो भी कैंसिल की गई हैं, जो पंजाब एरिया को अवॉइड किया गया है कि पंजाब एरिया में गाड़ियाँ। ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर प्रदेश के 11 जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर मजदूरों द्वारा प्रदर्शन किया गया और इसमें हजारों मजदूर शामिल हुए। मजदूर संगठन सीटू के नेतृत्व में शिमला के डीसी ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इसके बाद डीसी शिमला के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें यह मांग की गई कि श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधनों पर रोक लगाई जाए। सरकारी क्षेत्र है इस देश के, है ना, इसको बड़े ही क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक तरीके से सरकार इस देश और विदेश की पूंजीपतियों को बेच रहे हैं। इसके अंदर चाहे बैंक है, चाहे बीएसएनएल है, चाहे रेलवे है, चाहे बिजली है, चाहे सरकारी अस्पताल है, सब का सब जो है एक एक करके सरकार निजी कंपनियों को बेचने का कोशिश कर रही है आत्मनिर्भरता के नाम से। एक नंबर 2, इसके अंदर जो इस प्रदर्शन में हमारा जो दूसरा मुख्य मुद्दा है कि इस देश के अंदर 100 साल की लंबी लड़ाई के चलते मजदूर ने इस देश के सरकारों को, अलग अलग सरकारों को मजबूर किया था। इस देश के अंदर 44 श्रम कानून है, उन 44 श्रम कानूनों को खत्म करके पिछले कल संसद के अंदर 3 श्रम कोड, एक पहले पास कर दिया, 3 कृषि से संबंधित इन विधेयकों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार किसान संघर्ष कर रहे हैं, कुछ किसान इन विधेयकों का विरोध कर रहे हैं, कुछ समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन इस मामले पर किसान एकजुट हैं और विधेयकों में किसान कुछ सुधारों की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के जींद में किसानों ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है और 25 सितंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। इन सभी मुद्दों को लेकर के हमारे संवाददाता परमजीत ने किसानों से खास बातचीत की है। सरकार ने जो 3 अध्यादेश पास किए हैं उस पर जो किसान हैं उनमें जो है नाराजगी है और आज जो है उन्होंने जींद की जो अनाज मंडी उसमें धरना भी दिया था। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे जो सरकार ने 3 अध्यादेश पास किए हैं, हालांकि किसानों में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। इसमें मिली बिजली की प्रतिक्रिया, कुछ मान ले किसानों को फायदा भी है, कुछ जगह पर नुकसान भी है। इसमें हमारी मिली बिजली प्रतिक्रिया। क्या हुआ इससे किसानों को? तो क्या कहना चाहेंगे इसको? किसानों को इससे फायदा तो ये है कि मान ले बीच में कमीशन या आड़ती से पीछा छूटेगा है, बाकी इसका एमएसपी जो पक्का रेट सेट हो जाए तो उसके बाद मान ले हमारे जमींदार को फायदा है, उसके नहीं होने की वजह से ये दिक्कत ज़्यादा हुआ हो रही है। बिल्कुल, काफ़ी दिक्कतें हैं किसानों को इसके जो है अध्यादेश के विरुद्ध आई हुई है। हमारे साथ कुछ और भी लोग बात करते हैं। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहेंगे बलबीर जी? मतलब ईपीएस इसका जो अगर रेट है ना, रेट अगर गवर्नमेंट फिक्स करके दे दे फिर तो फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान। तो आपको क्या लगता है कि लगातार किसान जो है धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, कल भी जो है रोड जाम किया गया था और 25 तारीख का जो है किसानों ने बोला है कि वो पूरा भारत बंद करेंगे, आपको क्या क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, जो एकता होगी किसानों की, जो भी कुछ मिलेगा जी, हम भी इसमें शामिल हैं। किसानों के खिलाफ जो है ये गलत करिए सब।
बिल्कुल किसानों के खिलाफ जो है सरकार गलत करी है। हमारे साथ और भी किसान मौजूद, उनसे बात करते हैं। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए। इस विधेयक में अगर एमएसपी को मतलब पूरा मिले ना किसान को, कोई दिक्कत नहीं। एमएसपी एक लाइन लिख दिया जाए इसमें और उसकी सिक्योरिटी हो एमएसपी मिलने की, तो ये विधेयक ठीक है। अदरवाइज ये किसान के हक में भी। तो जो सरकार ने कल 3 आदेश पास किए गए, हालांकि जो कल भी जो है किसानों ने रोड जाम किए थे, जुलूस प्रदर्शन निकाले थे और दिल्ली कुछ करने लगे, क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? ये एक किसान विरोधी है सरकार, बिल्कुल किसान विरोधी है ये। और जब तक के नाम एमएसपी रेट जो है किसान को नहीं मिलेगा ना, तब तक इसका एमएसपी जो है ना इसको नहीं के नाम किसान नहीं मानेगा। तो किसानों में का धरना ऐसे ही लगातार जारी रहेगा इसमें? हाँ, ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं सुनती है या नहीं मानती तो इनका धरना लगातार जारी रहेगा। हमारे साथ और भी किसान मौजूद, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, 25 तारीख का भारत बंद करने का जो है किसानों ने आह्वान किया है, क्या कहना लगता है आपको? इसमें ये जो एमएसपी है ना, एमएसपी में ये होना चाहिए कि भाई एमएसपी से कम कोई भी वो नहीं फसल बिकाए। जो एमएसपी गवर्नमेंट का रेट होगा, कोई 2000 है तो 2000 से कम नहीं बिकना चाहिए। इसमें किसानों की ये खास ये मांग है। क्यों एमएसपी रख देंगे इसमें, फिर वो कम मांग रहेगी ना। जैसे एमएसपी है 2000 रुपये, उसमें खरीद हो रही है 1200 रुपये। बाजरा 2150 है तो 1200 रुपये की खरीद हो रही है फिलहाल। ऐसे जी में चल रहा है, ऐसे हर एक चीज़ में ऐसे ही रवा है। ये मेन तो ये मुद्दा है। तो जो सरकार के खिलाफ किसान सड़कों पे है आज, मतलब क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? नहीं, सड़कों पर किसान धरना भी देंगे, सड़कों पर भी रहेंगे, सारे रोड भी जाम करेंगे, सब कुछ करेंगे ये किसान। तो अभी भी धरना लगातार किसानों का जारी है। जींद की अनाज मंडी की बात की जाए, फिर उचाना अनाज मंडी की बात की जाए, किसान अपनी मांगों को लेकर जो कि तो अड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? किसान अगर ये एमएसपी का इतना ये नहीं होगा ना, उसमें लिखा ही नहीं जाएगा भाई एमएसपी से कम नहीं खरीदा जाओ, कोई फसल हो एमएसपी से कम तो खरीदी नहीं जानी चाहिए। इतने किसान धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। बिल्कुल किसान जो है, अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो लगातार जो है इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है जी, क्या कहना चाहेंगे? 25 तारीख का भारत बंद करने का जो आह्वान किसानों ने किया हुआ है, क्या कहेंगे आप? जब तक ये एमएसपी की गारंटी नहीं देगी सरकार, इतने लोगों को यही परेशानी रहेगी और धरने प्रदर्शन चालू रहेंगे। किसान जो है लगातार सड़कों पर है, कल रोड जाम किया गया था। हालांकि जो दूसरे स्टेट की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, तो वहाँ आगजनी भी हुई थी। आपको क्या लगता है? जैसा भाई ने बताया ना, भाई एमएसपी बाजरे का 2150 रुपये दे रहे हैं, खरीद तो नहीं हो रही ना। जिसकी फसल आ गई है वो अब बेच जाएंगे, वो तो जो पूंजीपति है वो इकट्ठा करके वो फायदा उठाएंगे। जमींदार को क्या फायदा हुआ भाई? एक आपने एमएसपी लागू कर दिया, भाई इतना रेट है तो वो अब खरीद क्यों नहीं कर रहे? धान का भी वही है, 1000 रुपये 800-900 रुपये इस तरह पीट रहे हैं। वैसे 1900 1950 रुपये एमएसपी है उसका। इसमें फ़ायदा तो वो होगा ना भाई, एक चीज़ की सिक्योरिटी दे सरकार। ये उसमें क्यों नहीं अपने ये एक लाइन लिखते भाई इससे नीचे खरीद नहीं होगी एमएसपी से जी। तो इसमें सरकार को क्या दिक्कत है? तो सरकार के खिलाफ जो है किसानों की नाराजगी, इतना ये नहीं होगी, किसानों की नाराजगी लगातार ऐसे ही जारी रहेगी और ये धरना प्रदर्शन इसी तरह होते रहेंगे। बिल्कुल किसान नाराज रहेगा। हमारे साथ और भी किसान मौजूद, उनसे बात करते हैं। ताऊ जी, क्या लगता है आपको जो सरकार का रवैया है, जो ये अध्यादेश पास किए गए हैं, क्या कहना चाहिए? गलत है। और एमएसपी जब तक निश्चित नहीं होगी ना तो इसी तरह ये धरने चलते रहेंगे। सबसे बड़ा यही है, इनका भाव निश्चित होना चाहिए। बाजरा किस भाव पे करे है सब नजदीक है। ये हर एक चीज़ का मतलब नाराज है किसान। 25 तारीख को किसानों ने भारत बंद करने का आह्वान किया है, क्या कहना चाहिए? खूब होगा, करेंगे, करते रहेंगे। इतना एमएसपी का ये फिक्स नहीं हो लेगा। बिल्कुल किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक सरकार इनकी बातें नहीं सुनती है, जो ये कानूनी 3 अध्यादेश पास किए इनको वापस नहीं लेती है, तब तक जो है इनका धरना लगातार जारी रहेगा। और हालांकि 25 तारीख को जो है किसानों ने भारत बंद करने का आह्वान भी किया है और किसान जो है सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, एएनबी न्यूज, जींद। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्स प्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर, 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्स प्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। किसान बिलों को लेकर के और चाचा अभय चौटाला के बयान पर दिग्विजय चौटाला ने प्रतिक्रिया दी है। किसानों के आंदोलन को लेकर के उन्होंने कहा है कि किसानों के आंदोलन के पीछे वो हैं जो दुष्यंत चौटाला को देखना नहीं चाहते। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि देश का प्रधानमंत्री MSP पर भरोसा दे रहा है तो फिर क्या परेशानी है। वहीं अभय चौटाला के 9 महीने 9 घोटाले पर उन्होंने ये कहा है कि दुष्यंत चौटाला ने ही अपने विभाग के भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि दिग्विजय चौटाला देर शाम को रानिया हलके के कई गांवों का दौरा करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। डंडे से दे रहे हैं ये आंदोलन जो कर रहे हैं, आंदोलनरत जो है ये इसके पीछे कौन है, ये थोड़ा सा हमें जानना है। क्या लगता है आपको कौन है? विरोधी पार्टियां हैं या फिर वो लोग हैं जो उगता हुआ सूरज JJP को, दुष्यंत को नहीं देख सकते। और किसी स्टेट में क्यों नहीं हो रहा प्रदर्शन? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, बताओ वहाँ क्यों नहीं हुआ? और अन्य स्टेटों में, यूपी में क्यों नहीं हुआ प्रदर्शन? और किसी स्टेट में प्रदर्शन नहीं हो रहा? सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला को टारगेट करने के लिए ये सारा खेल रचा रहा है। ये गहरी साजिश है। सर, अभय सिंह चौटाला जी का एक बयान आया है कि 9 महीनों में 9 से ज़्यादा घोटाले कर दिए गए। ज़्यादातर घोटाले वही हैं जो विभाग। मैं आपको बताता हूँ कि हमने अपने डिपार्टमेंट को और अच्छी तरीके से चलाने के लिए और उसमें जो करप्शन था उसको ख़त्म करने के लिए दुष्यंत जी ने ही सारी इंक्वायरियां बिठाई और उसके अंदर सारी कमियां खामियां निकाली। जो दोषी थे उन पे कार्रवाई की, उन्हें सस्पेंड किया। तो इसमें हिमाचल के हमीरपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निक्का राम पटियाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम DC को ज्ञापन सौंपा है और कृषि बिल को पास न करने की गुहार लगाई है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमीरपुर के गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया और रैली निकाली। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निक्का राम पटियाल ने यह कहा है कि पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यसभा में बहुमत हासिल नहीं है और फिर भी संसदीय परंपराओं को तोड़ करके किसान विरोधी बिलों को नियम के विरुद्ध जाकर के बीजेपी सरकार ने राज्यसभा में ध्वनिमत के आधार पर असंवैधानिक तरीके से बिल को पारित कर दिया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसान विरोधी बिल राज्यसभा में पेश किया है, आप सबको ये विदित है कि राज्यसभा में सरकार की मेजॉरिटी भी नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने तानाशाही से इस बिल को पास किया है। उस बिल के विरोध में आज अब अपन काला दिवस मना के उस बिल का विरोध करते हैं और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हेलीकॉप्टर के जरिए अमरोहा पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डीएम, एसपी सहित जिले के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और केशव प्रसाद मौर्य यहां पर लोक निर्माण विभाग की योजनाओं का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और इसके बाद उन्होंने बीजेपी के मंडल पदाधिकारी और समन्वय समिति के साथ भी बैठक की और उपचुनाव को लेकर के चर्चा की। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मास्क नहीं पहनने वाले अपने बयान पर अब खेद जताया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मैं अपनी गलती मानते हुए खेद प्रकट करता हूं, मैं खुद भी मास्क पहनूंगा और
समाज से भी अपील करूंगा कि सभी मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि मास्क पहनने के बारे में मेरे बयान से कानून की अवहेलना महसूस हुई है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप नहीं था। एक और जहां केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें लोगों को कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने की सलाह दे रही हैं, वहीं नरोत्तम मिश्रा ने बयान में यह कहा था कि वो मास्क नहीं पहनते हैं। मिश्रा प्रदेश सरकार की गरीब कल्याण आधारित संबल योजना से जुड़े हुए कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इंदौर में थे और इस कार्यक्रम में उनके मास्क नहीं लगाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा था, मैं किसी भी कार्यक्रम में मास्क नहीं पहनता, इसमें क्या होता है। गृह मंत्री से जब पूछा गया था कि क्या वो किसी विशेष कारण से मास्क नहीं पहनते तो उन्होंने दो टूक जवाब देते हुए ये कहा था कि वो इसे पहनते ही नहीं हैं। जब वे पत्रकारों से बात कर रहे थे तब भी उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था, जबकि उनके पास ही खड़े राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और अन्य बीजेपी नेताओं ने महामारी से बचने के लिए मास्क लगाया हुआ था। चलिए इसी बीच शुरू करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। पुंछ के दिगवार और मालती इलाके में गोलाबारी की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की जाती है और एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी सेना की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुंछ के दिगवार और मालती इलाके में गोलाबारी की गई। हालांकि भारतीय सेना भी इस कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन लगातार इस तरीके की खबरें सामने आती हैं। पाकिस्तान की सेना की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है। भारतीय पोस्टरों को निशाना बनाया जाता है, रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जाता है और एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। गोलाबारी वहां पर की जा रही है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज मिर्ची बाबा ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मास्क नहीं लगाकर प्रदेश के गृह मंत्री ने पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना फैलाया है। आप प्रदेश के व्यवस्था को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब प्रदेश का गृह मंत्री ही इस तरह की हरकतें कर रहा हो, वो भी ऐसे समय में जब कोरोना महामारी से पूरा प्रदेश जूझ रहा हो, ऐसे समय में गृह मंत्री बिना मास्क पहने लगातार जनसंवाद और रैलियां कर रहे हैं। ऐसा गृह मंत्री जो देश के प्रधानमंत्री के आदेशों को नहीं मानता हो, तो आप सब अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका अहंकार कितना बढ़ चुका है। मंत्री मिश्रा के माफी मांगने का सोशल मीडिया पर वीडियो भी अब वायरल होने लगा है, जिस पर मिर्ची बाबा ने कहा है कि मास्क लगाने का नियम सबके लिए एक समान होना चाहिए। अगर प्रदेश का गृह मंत्री ही नियमों का उल्लंघन करेगा तो जनता का क्या होगा। अगर जनता का चालान मास्क की वजह से कटता है तो गृह मंत्री का भी चालान कटना चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए एक ही होता है। सबसे पहले तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा संविधान का पालन करते हैं कि संविधान का उल्लंघन करते हैं। दूसरी, ऐसे गृह मंत्री हैं जो मास्क के बगैर घूम रहे हैं। इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना फैला दिया, घर घर कोरोना इन्होंने फैला दिया बगैर मास्क के, और उसके बाद में माफी मांग रहे हैं। तो आप देखिए, ऐसे गृह मंत्री इस सरकार में बैठे हैं तो मध्य प्रदेश की क्या हालत होगी, मध्य प्रदेश किस दिशा में पहुंचा देंगे ये। बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने पद से त्यागपत्र दे दिया है और 22 सितंबर को ही राज्यपाल ने उनका वीआरएस से स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद ही उनके चुनाव लड़ने की अटकलें काफी तेज हो गई हैं और जब उनके पैतृक गांव जाकर के एएनबी न्यूज की टीम ने ग्रामीणों का मिजाज जानने की कोशिश की तो सामने आया कि ग्रामीण काफी खुश हैं। जब इस संबंध में पूर्व डीजीपी की मां से पूछा गया तो उन्होंने विश्वास जताया कि वो राजनीति में भी कुछ बड़ा करेंगे। सुनने में आ रहा है कि कन्यादान भी किए थे कोई महादेव। नहीं ना, अपना घर है कन्यादान किया, बियाह करे तिलक दे के। यहीं से शादी करवाए थे? हाँ, ये बराते आए रहा। हाँ हाँ। कौन था? बनिहार रहा, ड्राइवर की लड़की। हाँ 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 हाँ। वो कन्यादान भी दिया? कन्यादान दे दिया, बियाह कर देगा, दहेज देगा, तिलक चढ़ावेगा। हाँ। सब बर्तन लेके बड़ बन के तिलक चढ़ा के दी, बई बारात के खिया पियाई ओढ़ा पहना। सारा खर्चा वही अपने बहुत अपने किए? बहुत बहुत।
बारात विदाई करे हाथे हाथे धोती मैं के दे दिया। तो गांव में और लोग जैसे गरीब मजमून अगर सबके करेला, सबके जब आवला तब गांव में कपड़ा लाता सबके बांटेला, बांटते हैं। बहुत अच्छा काम करेंगे और पहले से ही करते भी आ रहे हैं। पहले से काम गांव के लिए क्या किए? बहुत काम किए हैं, अब नाम धरने लायक नहीं है। काम किए हैं, बहुत काम किए हैं, बहुत। एक सुनने में आ रहा था कि किसी महादलित बच्ची का शादी भी कन्यादान भी कराए हैं। हाँ, अरे बहुत अभी आज तक जो भी पर्व आता है, त्योहार आता है, सब वो करते हैं। 40-50 शादी करा ओ अभी आज तक देन लेन करते हैं अपनी बच्ची से कम उनको नहीं जानते। तो गरीब में राजनीति में आते हैं तो किस तरह का मैंने लोगों को बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। क्या नाम है आपका? राजनारायण पांडे। गाँव कहाँ है? गिरुआबाद। हाँ, गाँव में लड़कियों का शादी भी कराए हैं? कराए हैं। क्या नाम है आपका? चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्सप्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर, 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्सप्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा की साजिश रचने और दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र संघ नेता उमर खालिद को अदालत ने 22 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली हिंसा मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उमर पर कई धाराओं के तहत और साथ ही साथ यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज किया है। पुलिस हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद खालिद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के सामने पेश किया गया था और खालिद को 13 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसकी और हिरासत नहीं मांगी। पुलिस ने प्राथमिकी में यह दावा किया है कि सांप्रदायिक हिंसा पूर्व नियोजित साजिश थी, जिसे कथित रूप से खालिद और 2 अन्य लोगों ने अंजाम दिया था। खालिद के खिलाफ राजद्रोह, हत्या का प्रयास, धर्म के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच द्वेष पैदा करने और दंगा भड़काने के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। देश और प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और किसान संगठनों द्वारा रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस बीच आज सिरसा से बीजेपी के जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला और अध्यादेशों के समर्थन में एक प्रेस वार्ता की गई और बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा 3 अध्यादेश न केवल किसान के हित में हैं, बल्कि इनमें व्यापारियों का भी ख्याल रखा गया है और उन्होंने कहा कि किसान खुशहाल और विकसित होगा। बहुत बड़ा एक दुष्प्रचार किसानों के बीच में राजनीतिक दलों द्वारा व कुछ संगठनों द्वारा, स्वार्थी संगठनों द्वारा जो किसान के नाम पे किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, मैं और भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ की भरसक निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान के हक में 3 अध्यादेश लोकसभा।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि मैंने सोचा था कि 15 साल झूठ बोलने के बाद शिवराज जी ने सबक ले लिया होगा। जब 2018 चुनाव में प्रदेश की जनता ने उन्हें घर बैठाया, लेकिन वो बाज नहीं आए। रोज 3 झूठ बोलते हैं। हमने संबल योजना में फर्जी लोगों को हटाया था। ये करेंगे 2000 लोगों का फायदा और कहेंगे कि हमने 20 लाख लोगों का फायदा कर दिया। ये झूठ की राजनीति बहुत हो गई है। आने वाले उपचुनाव में मध्य प्रदेश की जनता सच्चाई का साथ देगी और मतदाता बहुत समझदार है। रोज 3 झूठ बोलेंगे। संबल योजना के बारे में कल झूठ बोला। हमने संबल योजना में जो फर्जी लोग थे उनको हटाया था। हमने इसका नया नाम रखा था, नया सवेरा योजना कहा था। और ये करेंगे 2000 लोगों को फायदा। और इसका प्रचार, ये इनकी जो मीडिया की राजनीति है, कहेंगे कि हमने 20 लाख 25 लाख का फायदा कर दिया। ये झूठ की राजनीति बहुत हो गई। अभी आगे आने वाले उपचुनाव में मध्य प्रदेश की जनता सच्चाई का साथ देगी। आज की मतदाता बहुत समझदार है। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश के मतदाता अपने भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। मध्य प्रदेश के सोनभद्र जिले के घोरावल तहसील के उम्भा गांव में 17 जुलाई 2019 को जमीनी विवाद को लेकर के खूनी संघर्ष हुआ था और गैर लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और अब टीम ने आरोप पत्र तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद प्रशासन के कुछ आला अधिकारियों के अलावा पुलिस के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए यह कहा कि वर्तमान समय में जीडीपी -23.9 है और किसानों ने हर वक्त जीडीपी को बढ़ाने का काम किया है, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियों से किसानों को कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। और वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि विपक्ष सरकार के फैसले के साथ होने के बावजूद भी सरकार लोकायुक्त बिल पास नहीं करा पाई। उनका कहना है कि सरकार को भय है कि सरकार की भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। सीधे सीधे शब्दों में निशाना साधते हुए प्रीतम सिंह ने यह कहा है कि यह सरकार 3.5 सालों में विकास का कोई भी काम नहीं कर पाई। सरकार जिस प्रकार से आंख में पट्टी बांध करके खेत और खलियान को भी अंबानी और अडानी के नाम करना चाहती है, तो और हमारे पे विकल्प क्या बचता है? पूरे देश के किसान के सवालों को उठाने के लिए वो एक तरीका था जिससे ध्यानाकर्षण हमने करना था पूरे देश की जनता का भी, किसानों का भी और विधानसभा के तमाम अपने सदस्यों का भी। सर, रेखा आर्य जी ने जैसे जो पत्र लिखा है, जिस दिख रहा है कि अधिकारी जो लोग हैं वो हावी हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अरे रेखा आर्य जी का किसान बिलों को लेकर अब बीजेपी नेता किसानों से मिल रहे हैं और किसानों के बीच जाने लगे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज, इंद्री से रामकुमार कश्यप, लड़वा से पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी और भाजपा प्रदेश महामंत्री चौधरी वेदपाल शाहबाद से ट्रैक्टर चला करके निकले और किसानों को समझा रहे हैं कि 3 अध्यादेश जो बिल पारित किए गए हैं वो किसानों के हित में है। इससे अब किसान अपनी फसल को कहीं पर भी बेच पाएगा। नहीं, मैंने कहा ना कई बार जो है ना, कहीं जब क्राउड इकट्ठा होता है तो पुलिस को व्यवस्था बनाने के लिए कहीं हल्का फुल्का जो है ना बल प्रयोग करना पड़ता है। तो ऐसा कहीं भी नहीं कोई अंधाधुंध जो है ना किसानों के ऊपर कोई लाठियां जो है ना पुलिस ने चलाई हो। सिर्फ कहीं किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना न हो, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने इस प्रकार से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कहीं बल प्रयोग किया होगा, अन्यथा कोई ऐसा कोई जो है ना कोई अधिकारी। समाजवादी पार्टी के पार्षद दल के नेताओं ने मांग की है कि नगर निगम का अधिवेशन बुलाया जाए और मेयर मृदुला जायसवाल से मिलकर के नगर निगम के सदन के वर्चुअल अधिवेशन की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि एक और जहां लोकसभा और विधानसभा सत्र चलाए जा रहे हैं, तो वहीं वाराणसी की जन समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए हमारे अधिकारों को कुचला जा रहा है। ज्ञापन का सिलसिला तो हम लोगों का लगातार चल रहा है जब से कोविड में छूट दी गई, और जन समस्याओं को देखते हुए दिनांक 27/8 को हम लोगों ने जो नगर निगम महापौर जी को एक 88(2) के तहत एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें लगभग 26 पार्षदों ने सिग्नेचर कर सदन की बैठक बुलाने की मांग की थी। उसके बाद
उसके बाद नगर निगम कार्यालय से जो लेटर हम लोगों को जवाब में प्राप्त हुआ उसके उपरांत हम लोगों ने आदरणीय सतुत प्रकाश जी जो पदेन सदस्य हैं और माननीय MLC विधान परिषद हैं उनको हम लोगों ने अवगत कराया। उन्होंने भी दिनांक 18/9/2020 को यहाँ अवगत कराया महापौर जी से कि बैठक बुलाई जाए। ये संवैधानिक अधिकार है। इसी संदर्भ में आज हम लोगों ने पुनः यूपी के शामली में कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निजीकरण के विरोध में ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष नीटू गौतम के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और आंदोलन की चेतावनी भी उन्होंने दी। इस दौरान उन्होंने सरकारी संस्थाओं विभागों का निजीकरण रोके जाने की मांग करते हुए SDM को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। किसान धरने पर हैं। लगातार मोदी सरकार का विरोध किया जा रहा है। किसान आंदोलन में झंडों की जरूरत को देखते हुए एक किसान परिवार ने झंडे तैयार करने का फैसला लिया है और किसानों के आंदोलन में तेजी लाने के लिए झंडे तैयार किए जा रहे हैं। अमृतसर का एक किसान गुरबचन सिंह और उसका परिवार किसानों के हाथों में किसानी झंडे देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और हर दिन करीब 500 से ज़्यादा झंडे जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और ज़्यादातर किसान झंडों के बिना ही प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं। और लेकिन अब किसानों के हाथों में झंडे दिखाई देंगे क्योंकि किसान का परिवार लगातार झंडे बना रहा है और झंडे बनाने वाले किसान को ये उम्मीद है कि उस संघर्ष में उनकी मांग पूरी होगी। और वहीं किसान गुरबचन सिंह की बेटी दलजीत कौर का यह कहना है कि वो पढ़ाई के साथ साथ झंडे इसलिए बना रही है क्योंकि वो एक किसान की बेटी है और साथ ही दलजीत कौर ने सरकार से ये भी मांग की है कि इन विधेयकों को रद्द किया जाए। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਸ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆ 20-25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਗ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਝੰਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ प्राप्त कर। कोरोना काल में कथित भ्रष्टाचार और जिला चिकित्सालय में बंद पड़ी OPD को लेकर के समाजवादी पार्टी आंदोलन के मूड में है और यूपी के बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार से दो हाथ करने का मन बना लिया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिले में अनोखा प्रदर्शन किया और CMO को जांच के लिए ज्ञापन सौंपा। हाँ, ये कोरोना काल में उन्होंने अस्पताल की सुविधाओं के मिलने के संबंध में ज्ञापन दिया है तो उसमें ज़्यादातर तो सरकार द्वारा उसमें आदेश निर्गत किए जा चुके हैं। जैसा कि उनका कहना था OPD वगैरह, तो OPD तो सरकार के आदेश सब पूरी OPD सब चलाई जाए और तदनुसार पूरे प्रदेश में उस आदेश का क्रियान्वयन हो रहा है और कुछ और अपना उनकी मांगे हैं जो दिन कृषि बिलों को लेकर सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है और इनेलो नेता अभय चौटाला ने अंबाला में कांग्रेस और बीजेपी पर सांठगांठ का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहती हैं। वहीं किसानों के मामले पर उन्होंने कहा कि किसानों को कमजोर किया जा रहा है, किसान अब कोर्ट भी नहीं जा सकेंगे और इसके लिए उन्होंने DC अंबाला के जरिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर के इस देश के किसान को खत्म करना चाहती है। जहां इस देश के किसान को खत्म करना चाहती है वहीं इस देश के अंदर उनकी एक सोच है कि रीजनल पार्टियां जो लोगों के साथ खड़ी होकर न्याय करवाती है उनको भी कमजोर किया जाए। ये
लगातार आपस में मिलकर के इस तरह की योजनाएं बनाने में लगे रहते हैं। कांग्रेस नागनाथ है, बीजेपी सांपनाथ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही तरह के लोग हैं। आज किसान अच्छी तरह से इस बात को समझ चुका है, जागृत हो चुका है कि ये दोनों पार्टियां केवल तुम्हें मारने के लिए आपस में साठ-गांठ करके। पिथौरागढ़ के पूर्व विधायक केसी पुनेठा का निधन हो गया और वो लंबे समय से बीमार थे। उन्हें इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से 1 सितंबर को देहरादून से मुंबई ले जाया गया था, लेकिन 1-2 रोज पहले ही वो अपने पैतृक घर लोहाघाट स्थित फोर्ती लौट आए थे और वहीं बुधवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। पूर्व विधायक केसी पुनेठा अविभाजित उत्तर प्रदेश में साल 1991 से 1994 तक विधायक रहे और इसके बाद वो 1996 में फिर से विधायक का चुनाव जीते। उनके निधन पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, प्रदेश महामंत्री राजू भंडारी, विधायक कैलाश गहतौड़ी समेत कई नेताओं ने दुख जताया। यूपी के लखीमपुर खीरी में थाना कोतवाली सदर के कस्बा महेफागंज में पानी पर विवाद का मामला सामने आया, जहां पर राजस्व विभाग और पुलिस की टीम विवाद को सुलझाने के लिए पहुंची, लेकिन टीम पर पथराव किया गया और इतना ही नहीं, ग्रामीणों के पथराव के बाद इसी दौरान आरोपी और गुस्साए फैक्ट्री मालिक ने कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी, जिससे वहां पर भगदड़ मच गई और इस दौरान प्रशासनिक अमला भी अपनी जान बचाकर के मौके से भाग खड़ा हुआ। सूचना पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया गया। उत्तराखंड के रुड़की में बंधा रोड पर रहने वाले एक परिवार शादी के दिन हड़कंप वहां पर मच गया और दरअसल लड़की दुल्हन बनी बैठी थी तो लड़के वालों ने एन टाइम पर बारात लाने से मना कर दिया, जिसके बाद पूरे घर में कोहरा मच गया। जो दावती खाना खा चुके थे वो तो ठीक, पर जिन्होंने नहीं खाया था वो सब सुनकर बिना खाए ही वापस लौट गए। जिसके बाद दुल्हन के परिजन रुड़की कोतवाली पहुंचे और वहां पर अपनी पीड़ा सुनाई गई। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों को बुलाकर के जांच में जुट गई है। मुझे 20 लाख रुपया दे दो, मैं सारा बराबर कर लूंगा। बारात लेकर आ रहा था 11 बजे, उनके गाँव में पता करो तैयारी थी सारी। जब उन्हें 20 लाख रुपए के मैंने हो गए मारे पे बढ़ने के नहीं, उन्होंने अपनी गाड़ी में वापस भेजी, बारात लेके नहीं आया। तो अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? भाई क्या कर रहे हैं हमें पता भी नहीं चल रहा, हम कह रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। पुलिस को तहरीर दोगे उनके खिलाफ? हाँ देंगे, हम क्या कर रहे हैं, हमारी बच्ची के साथ में इस तरह कर रहा। बिजौली से बारात आनी थी, वो दहेज की मांग कर रहे हैं, इसलिए कितने रुपए मांगे हो? 20 लाख। किसने डिमांड करी आपसे? जी ससुर ने। तो बारात आ जानी थी जी। तो आप दुल्हन बन के बैठी है तो दूल्हा अभी तक नहीं आया? नहीं अभी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं आप लोग? पापा पता नहीं, पापा का 4-5 घंटे हो गए, उनका कुछ पता नहीं है। लड़के से बात करी गई हो, उन लोगों का क्या कहना है? पता नहीं, हमने तो करी नहीं कुछ। हॉस्पिटल पापा कृषि से जुड़े हुए 3 विधेयकों को संसद की मंजूरी मिल गई, मगर इस पर घमासान अभी कम नहीं हुआ है। किसान बिलों के विरोध में कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन करने का फैसला किया है और वहीं पंजाब में भी आज से रेल रोको आंदोलन शुरू हो चुका है। एक और जहां पर संसद की तरफ से हाल ही में कृषि सुधार से जुड़े हुए 2 बिलों को पास किया गया है और उसका विरोध लगातार किया जा रहा है। कांग्रेस ने गुरुवार से राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू करने का फैसला किया है। ਦੋਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਪੁਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉੱਠੀ ਸੰਗੇ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਸਤੀ ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 48 ਘੰਟੇ ਚ यूपी के मुरादाबाद में पुलिस लाइन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मजहर हुसैन नाम के एक हेड कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 10 दिन की छुट्टी पर वो गए थे, लेकिन 10 दिन लेट वापस आया और बताया जा रहा है कि उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली।
हिमाचल के जिला मुख्यालय धर्मशाला स्थित आयुर्वेद विभाग के 8 दशक से भी अधिक पुराने भवनों को डिसमेंटल किया जाएगा और पिछले साल ही इन भवनों को अनसेफ घोषित किया गया। आयुर्वेदिक अस्पताल धर्मशाला परिसर स्थित 3 से 4 भवनों को डिसमेंटल किया जाना है, जिसके लिए लोक निर्माण विभाग ने 30 सितंबर की डेट तय की है। और जानकारी के अनुसार आयुर्वेद अस्पताल का पुराना भवन, जिसमें स्टोर भी है, उसके अतिरिक्त 1-2 अन्य भवन हैं जो कि विभाग के ही हैं और उन्हें अनसेफ घोषित किया गया है और अब उन्हें डिसमेंटल किया जा रहा है। ये अनसेफ हो चुकी है जी डिक्लेयर, तो इसको अब डिसमेंटल किया जाएगा बिल्डिंग को। ये उन्होंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने 30 सितंबर की डेट दे रखी है, तो आजकल इसको मतलब उसी की तैयारी में चले हुए हैं हम। ये जी 1935 से एग्जिस्ट कर रही है, 1935 से। ये 3-4 हैं जी। हाँ जी, एक तो हॉस्पिटल है, ये स्टोर है हमारा, ऐसे करके। इसको जब ये डिसमेंटल हो जाएगी तो उसके बाद ये इसके लिए प्रपोजल भेजी जाएगी डिपार्टमेंट को। फिर वहाँ से अगर इसकी कोई अप्रूवल आती है तो उसके अकॉर्डिंग स्मार्ट सिटी के तहत उनके पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए इसकी जो एस्टिमेट बना। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां उन्नाव पुलिस ने गैंगस्टर अपराधी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध तरीके से जमा की गई संपत्ति को पुलिस ने जब्त कर लिया है। और बता दें कि गैंग नकली डीजल और केरोसिन बनाकर के बेचता था। गैंगस्टर अपराधी 2017 में तत्कालीन हसनगंज सीओ रहे स्वतंत्र कुमार सिंह ने नकली पेट्रोल और केरोसिन बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। वहीं मुकदमे में जिलाधिकारी कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 29 लाख की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं और इसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल के साथ जेसीबी लेकर के पुलिस पहुंची और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 पक्की दुकानें, एक पिकअप और एक मारुति सुजुकी समेत 29 लाख की कीमत की अचल संपत्ति को कुर्क किया है। आज पुलिस के द्वारा, हसनगंज पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई में गैंगस्टर एक्ट में पूर्व में 2017 वर्ष में पंजीकृत एक अपराध में जो अभियुक्त रहे हैं सुशील कुमार, इनकी लगभग 29 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में जो है 14(1) के अंतर्गत कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। और इनके कई दुकानें उस ज़मीन पे बने हुए थे। इसके अलावा कुछ गाड़ियां थी, उनको भी इस प्रक्रिया के अंतर्गत कुर्क किया जा रहा है। कल शाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा इस संबंध में संपत्ति के अटैचमेंट का ऑर्डर पास किया गया था। उसी के क्रम में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह अन्य कुछ माफियाओं को भी चिन्हित करके उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने हेतु तो पुलिस ने रणनीति बनाई है और उनके खिलाफ भी जल्द ही बड़ी कार्रवाई। यूपी के जनपद कानपुर देहात में युवक युवतियों के अश्लील वीडियो बनाकर के युवतियों को ब्लैकमेल किया जाता है और ऐसा गैंग अब सक्रिय हो चुका है। ब्लैकमेल कर युवतियों से जबरन शारीरिक संबंध भी बनाए जाते हैं और साथ ही मोटी रकम भी ऐंठने का काम किया जा रहा है। कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र में कुछ ऐसे गिरोह सक्रिय हो गए हैं जो सुनसान स्थानों में मिलने वाले प्रेमी युगलों के अश्लील वीडियो बना करके उनको ब्लैकमेल करते हैं और कुछ युवतियों को वेश्यावृत्ति जैसे धंधे में भी उतारने की कोशिश की जा रही है। अभी इस तरह का एक शिकायती पत्र जो है ईमेल के माध्यम से आया है। इस प्रकरण को संज्ञान में लेके इसकी जांच रसूलाबाद को सीओ रसूलाबाद को दी गई है और उसकी प्राथमिक जांच करके इस पे एफआईआर दर्ज करके पता लगाया जाएगा कि इसमें कौन लोग शामिल। हिमाचल के जिला मुख्यालय धर्मशाला स्थित राजकीय कॉलेज में गुरुवार को एनसीसी के कोविड वॉरियर्स को सम्मानित किया गया और कोविड-19 में सेवाएं देने वाले 86 कैडेट्स को यह सम्मान दिया गया। कोविड-19 की शुरुआत में बाजारों में लोगों को सामाजिक दूरी, मास्क पहनने, बिना वजह घरों से बाहर न निकलने के बारे में जागरूक करने के लिए जिला भर में एनसीसी कैडेट्स की ड्यूटियां लगाई गई थी और यही नहीं, सुरक्षा के दृष्टिगत इन कैडेट्स का 50 लाख का बीमा भी करवाया गया था। हमने उन बच्चों को उन कैडेट्स को जो एनसीसी में हैं, जिन्होंने कोविड-19 में ड्यूटीज़ दी थी एंड एट द पीक ऑफ द ड्यूटीज़ सिचुएशन आप सबको मालूम है कि कैसी थी, कैसी
लोगों के मानसिकता पर असर डालने वाली थी, चाहे ज़मीन पर कैसी भी रही हों। तो उन बच्चों ने बढ़ चढ़कर और आगे आकर वॉलंटियर किया और अपने आप को सेवा के लिए और समर्पण के लिए देश के सामने प्रस्तुत किया। These are COVID warriors. These are the people who have the go in them, जिनमें ये जज्बा है कि हमने देश के लिए, समाज के लिए और अपनी सोसाइटी, जो आसपास के लोग हैं, उनके लिए कुछ करके दिखाएं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर के जहां पूरी दुनिया थम सी गई थी, वहीं इस महामारी के संक्रमण में आमजन को बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने पूरे देश को लॉकडाउन किया और अब लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई। लेकिन ऐसे वक्त में बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर के लखीमपुर खीरी जिले में पालिया विधानसभा के बीजेपी विधायक रोमी साहनी ने अनोखी पहल की है। विधायक रोमी साहनी ने गरीब छात्राओं को उनकी फीस के लिए 1 लाख रुपए दिए। मैं प्रियंका भारती किसान पीजी कॉलेज बहराइच से बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। लेकिन बीए फाइनल ईयर अगर मैं किसान पीजी कॉलेज से कर रही हूँ तो उसका सारा श्रेय मैं विधायक जी को देना चाहूँगी। जी हाँ, मेरी एरिया पलिया 137 विधानसभा के विधायक माननीय श्री रोमी साहनी जी। यूपी के बहराइच कलेक्ट्रेट में आज विभिन्न गांवों के ग्राम प्रधानों ने पहुंच करके प्रशासनिक नीतियों का विरोध किया है और उनका कहना है कि उनको जो गायें पालन पोषण के लिए दी गई हैं वो गाय अब भुखमरी की कगार पर हैं। गांव के प्रधान गाय को खिलाते खिलाते खुद भुखमरी की कगार पर आ गए हैं और प्रधानों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा उन्हें बजट नहीं दिया जाता और प्रधानों को गाय का पालन पोषण करने का जिम्मा दिया गया है। ऐसे में कई प्रधानों का पैसा भी फंसा हुआ है। उनका कहना है कि जो बजट आना चाहिए वो नहीं आया। ये आया है कि हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बीडीओ पास जाते हैं तो कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर पास जाते हैं तो कहते हैं सीडीओ के पास जाओ, सीडीओ पास जाते हैं तो कहते हैं जिले में पैसा नहीं आया है, आप लोग डीएम के चले जाओ। और वहाँ जानवर सब भूखों मर रहे हैं। हम लोग क्या करें, कौन सी जमीन बेच करके क्या करें कि कहाँ उनको लेके आवें। एक पिकअप भूसा आता है, एक दिन में खत्म हो जाता है, कोई सुनवाई नहीं। ना अधिकारी कोई जाते हैं गौशाला में जांच के लिए, ना जो है सिक्योरिटी जाता है। खाली जिम्मेदारी प्रधान को दिया गया, वो मौत की कगार पे यहाँ जानवरों की तबाही देखना जाता है और ना तो पैसा आ रहा है। 8,22,210 रुपया हमारा बकाया पड़ा है पिछला। अब कहाँ से खिलावें हम, छोड़ हाके तो कहते हैं जेल चले जाओगे और वहाँ कोई जाता नहीं है। हम क्या करें? कितने जानवर हैं आपके? हमारे यहाँ इसे 222 जानवर। देश लगातार आधुनिक युग के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर विकास का पहिया थमा हुआ दिखाई देता है। यूपी के हरदोई जिले में भी एक इलाका ऐसा ही है जहां पर गांव वर्रा डाल सिंह और उसके आसपास के गांव आज भी प्रशासनिक उदासीनता के शिकार हो रहे हैं। यूं तो ये मार्ग पीडब्ल्यूडी में आता है, लेकिन इसकी हालत गांव की कच्ची पगडंडियों से भी बदतर है। गांव के पास से सुई नदी निकलती है, जहां पर पुल न होने के चलते आसपास के लगभग 20 गांवों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं मस्जिद में रहता हूँ, आने जाने बहुत समस्या है। यहाँ की सारी जनता परेशान है। हम लोगों ने लकड़ी का पुल बनवाया था, वो भी बरसात में टूट गया है। प्रशासन से कभी इस बात की शिकायत की आप लोगों ने? काफ़ी की हमने। डीएम साहब से प्रस्ताव रखा गया, लेकिन डीएम साहब कुछ भी सुनते नहीं यहाँ पे। हमारा इधर का सारा गाँव। कोरोना काल के दौरान ड्यूटी कर रहे रोडवेज कर्मचारियों के लिए सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर के आज रोडवेज कर्मचारियों ने फतेहाबाद बस स्टैंड परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और कर्मचारियों ने कोरोना काल में ड्यूटी दे रहे 2 कर्मचारियों की मौत के बाद उन्हें 50 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग की गई है। रोडवेज महानिदेशक के नाम रोडवेज जीएम को ज्ञापन सौंपा गया है और नारेबाजी करते हुए रोडवेज कर्मचारी जीएम के कार्यालय में पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर के जीएम को ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों ने प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज।